सबसे पहले कौन अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेगा? कौन कहाँ से है? रविंदर जी। ये मैडम आपने रविंदर के नाम से ज्वाइन करा है? आपका नाम हाँ रविंदर जी, ही है या कुछ और है? मेरा नाम रविंदर ही है जी। मैडम कहाँ से हैं आप? थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे, कहाँ से हैं, क्या करते हैं? मैं डॉक्टर रविंदर कौर शुक्ला हूँ। मैं प्रिंसिपल हूँ आयुर्वेदिक कॉलेज में। और मेरा लगभग 40 साल का टीचिंग ईयर का एक्सपीरियंस है। मैडम मैं कौन से कॉलेज के प्रिंसिपल हैं आप? मैं अभी गुरु हरगोविंद आयुर्वेदिक कॉलेज रायकोट है पंजाब में, वहां पे हूँ। और अच्छा। इससे पहले मैं पंजाब स्टेट हेल्थ साइंसेज, जिसे बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कहते हैं, उसकी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन भी रही हूँ। तो अच्छा। अभी मेरा जो है एस्ट्रोलॉजी में पिछले कुछ सालों से थोड़ा इंटरेस्ट हुआ है। अपने बारे में जानने की कोशिश की कि घटनाएं एकदम से अचानक कैसे होती हैं। जैसे मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि भाई मैं बहुत अच्छी टीचर होते हुए भी मैं एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाऊंगी। जैसे अपॉर्चुनिटी कह लो या घटनाएं एकदम से क्यों होती हैं। और जब मैं रहना चाही वहां पे, तो मैं नहीं रह सकी ज्यादा देर तक। मतलब कि 5-7 साल रही हूँ, पर उसके बाद मैं रहना भी चाह रही थी। तो इसका मतलब है, या जैसे बड़े बड़े लोगों से बात होती थी तो सब ये कहते थे कि ये हमारे स्टार्स की देन है, स्टार्स इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसी के लिए मैं सोच रही हूँ और करती भी हूँ। थोड़ा थोड़ा कोशिश है, मेरा प्रयास है। मैं कोई प्रोफेशनल ना, तो मैं एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, ये मेरा पैशन है। तो आपने अभी तक कुछ थोड़ा बहुत सीखा है एस्ट्रोलॉजी में या नहीं? हाँ जी, हाँ जी, मैं सीखती रहती हूँ। पर मेरा जो है ना, एस्ट्रोलॉजी से ज्यादा, जैसे ग्राफोलॉजी क्या हुआ, जैसे सिग्नेचर खुद किए करने में मैं आपसे बात करती हूँ, या लोगों के साइन देखे, लोगों की चीजें देखी, वहां से इंटरेस्ट शुरू हुआ था। तो फिर मैंने ग्राफोलॉजी सीखी थी सबसे पहले, हैंड राइटिंग से सिग्नेचर एनालिसिस, ग्राफोलॉजी। फिर वहां तो से यही उससे पता चला कि सब। हाँ। उससे कुछ तो फायदा हुआ जो आपने ग्राफोलॉजी जो सीखी? उससे कुछ फायदा हुआ आपको? मैं तो बस मन जानने के लिए, अल्टीमेट की बात तो वही आ जाती, जैसे वो कल परसों आपका सेशन हुआ था। हर एक चीज ऑरा, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑरा, ये तो मेरे आयुर्वेद के साथ ही चलते हैं सारे। पंचभौतिक शरीर, 25 जो है सत्वरज स्तंभ, 25 प्रकृति पुरुष, ये सब तो मेरे को पता ही है। तो मैडम जैसे आपका आयुर्वेदिक कॉलेज है तो उसमें मेडिकल भी होगा, कॉलेज भी है तो साथ हॉस्पिटल भी होगा। हाँ जी। फिर आप वहाँ हर एक तरह का ट्रीटमेंट करते हैं? जैसे कोई माना सीरियस केस होता है, जैसे किसी को कैंसर है या कुछ है, उसका ट्रीटमेंट भी करती हैं आप? सर नहीं, मैं इतना नहीं, मेरी अपना सब्जेक्ट था आई और ईएनटी, मैं वो ही करती हूँ। कैंसर के मैंने कभी पेशेंट नहीं देखे हैं। नहीं, आपके जो कॉलेज है, जो हॉस्पिटल है, उसके देखे अंदर तो नहीं। होते हैं। हाँ, हाँ, उसके अंदर कम ही होते हैं, क्योंकि इस तरह के सीरियस केसेस ना, कुछ 2-4 डॉक्टर्स ने ही इसको पकड़ रखा है। नहीं, हम एक्चुअली लोग होता है क्या है ना, जब ज्यादातर कैंसर नहीं। का लास्ट में डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं एलोपैथिक वाले कि आप भगवान से हाँ दुआ जी। करो, तो हम पेशेंट को लेके घर तो नहीं बैठ हाँ, सकते, फिर हम आयुर्वेद या होम्योपैथिक में जाते ही जाते हैं। ऐसे है सर। अब मैं सर को, आज मैं बैठी हूँ बिल्कुल वैसे बैठी हूँ। आज से 14-15 साल तो मेरे हस्बैंड ने भी प्रैक्टिस की है, उनके पास आते थे कैंसर के पेशेंट। हम कुछ पर्टिकुलर दवाइयाँ उनके लिए देते हैं, जिससे कि उसकी लॉन्गेविटी बढ़े। इतना तो हमने भी किया दोनों ने। मतलब कहने का मतलब परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, बस इतना करते हैं कि वो थोड़ा सा रिलीफ हो। हाँ, हाँ, रिलीफ, लॉन्गेविटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ। कैंसर के लिए ये भी हम कहूंगी, वैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, कैंसर के जब साइड इफेक्ट्स होते थे मेरे वहां पे, जब मैं फरीदकोट में रही हूँ हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी में, तो वो जो कैंसर के डॉक्टर थे मेरे पास आया करते थे, क्या हल्दी के लिए क्या इफेक्ट है, कि आप कुछ ऐसी दवाइयां दीजिए कि हमारी जो दवाइयों के, रेडियो एक्टिविटी के या रेडियो एक्टिव दवाइयों के जो साइड इफेक्ट्स हैं उनको कम किया जा सके। तो इसलिए कई बार हम लोग जो हैं, कुरिकुमन जिसे हल्दी कहते हैं, उसको बहुत ज्यादा प्रिस्क्राइब करते थे हम वहाँ पे, उससे फर्क पड़ता। चलो मतलब ठीक है जी। थोड़ा थोड़ा थिंकिंग अलग थी। चलो ठीक है, थैंक यू रविंदर जी। हाँ, तरुण जी, आप कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में? आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं? जी, मेरा नाम तरुण बनर्जी है, देवास एमपी से हूँ।
और मैं पूजा पाठ का काम भी करता हूँ, बंगाली पूजा पाठ, और साथ में डिस्पोजल ट्रेडिंग में और मैन्युफैक्चरिंग दोनों है। आपने जो वास्तु का करा था उसको करने के बाद कुछ आपके प्रोफेशन में कुछ चेंजेस हुआ, कुछ बेनिफिट हुआ, उसको ऐड जी हुआ सर, कुछ ऐड ऑन? वो इंडस्ट्री का करा था, तो उसमें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला, और उसमें काफ़ी कुछ मतलब कुछ ना कुछ मैं सर ट्राई करता सिंपल सी हूँ। बात, आपके आप प्रोफेशन में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ उससे? जी, थोड़ा बहुत हुआ है, कहीं ना कहीं। पूरा नहीं कह सकते, मतलब थोड़ा थोड़ा, मतलब अभी किसी किसी चीज़ में, जैसे कामकाज में, उसमें, जैसे उसमें कुछ बदलाव हुआ है सर, थोड़ा बहुत। चलो, फायदा ही होना चाहिए। राहुल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, राहुल जैन जी। पर मैंने किया नित्या जैन, हस्बैंड। अच्छा, नित्या जी आप हैं, मैंने कहा शायद वो हैं। हाँ जी नित्या जी, आज आपने कैमरा कैसे ऑफ कर रखा है? सर ड्राइव कर रहे थे, कहीं बाहर थे, तो मैंने फिर उनके फोन से ज्वाइन किया है। वही मैं कहूँ, मैंने कहा उनका कैसे आ रहा है। मेरे फोन में बैटरी नहीं थी तो इसलिए। चलो कोई बात नहीं, आप अपने बारे में कुछ बता दो, आप कहाँ से हो, कैसे आपका इंटरेस्ट आया इसमें प्रश्न कुंडली में? दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद से हूँ, और अभी सर के साथ वो करा है पूरा कोर्स, ये अपना वैदिक एस्ट्रोलॉजी का। और बस उसके बाद फिर सोचा कि आगे प्रश्न कुंडली भी करते हैं, सो दैट नॉलेज और थोड़ी सी गेम हो उसमें। चलो सही है। Recording in progress. नीरज जी, आज आपका कैमरा कैसे ऑफ है, क्या बात है? सर बाहर हूँ मैं भी। क्या बात है सर, मैं सुबह का मथुरा में टाइम हूँ भी अभी, मथुरा में। सुबह का टाइम भी सुटेबल नहीं है, शाम का भी नहीं है। मथुरा में हूँ सर मैं अभी। अच्छा। हम्म। चलो, ये जो हमारा प्रश्न कुंडली का कोर्स है, ये हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी 2 दिन हम बेसिक पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक बेसिक नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसमें तो मेरे हमेशा हम बैच में इस वाले में प्रश्न कुंडली में लिमिटेड ही रहते हैं, तो इसलिए आज और कल 2 दिन हम बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक तो हो सकता है आपको आती भी हो, ना भी आती हो। समीर जी, मानसी जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? मिस्टर समीर राजदूत एंड मानसी शर्मा जी, बताना चाहेंगे तो बढ़िया है, बाकी आपकी मर्जी है, ना बताना चाहें तो। नहीं नहीं सर, बताना तो चाहती हूँ, पर ऐसे मतलब लोगों के बीच में बैठी हुई हूँ तो अभी बोल नहीं पाऊंगी कुछ और ज्यादा। चलो चलो कोई बात नहीं। सॉरी हम जो है सर। हाँ कोई बात नहीं, हर चीज देखी जाती है जी, क्योंकि अब हम सोशल लाइफ में है तो हमें सब चीज देखना है, अपने आप को इम्प्रूवमेंट भी करना है। और हम्म, थैंक यू सो मच सर। पर जो भी है, आपका वे ऑफ टीचिंग बहुत पावरफुल है और बहुत अच्छा है। फिलहाल इतना ही बोल सकती हूँ। चलो कोई बात नहीं जी, हम अपनी क्लास पे आते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। जो थैंक यू। बोले तो उसका बढ़िया, और जो ना बोले उसका भी बढ़िया, क्योंकि इस बैच में हमारे लिमिटेड स्टूडेंट ही रहेंगे, कोई ज़्यादा नहीं रहेंगे, तो इसलिए हम उनको छोड़ते हुए जिसको इंट्रोडक्शन देना है दे, जिसको नहीं देना उसकी मर्जी है। कल को वो क्वेश्चन पूछेगा तो हम भी कहेंगे सर आप कौन, हम आपको जानते नहीं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कुंडली होती क्या है, क्योंकि ये जो हम प्रश्न कुंडली का कोर्स कर रहे हैं, सबसे पहले लोग यही पूछते हैं ये जो प्रश्न कुंडली का कोर्स कर रहे हैं ये है किससे? ये जो हम प्रश्न कुंडली कर रहे हैं ये वैदिक आधारित है, वैदिक, जो कि हमारे सब कोर्स का डिटेल्स है, सब कोर्सों का बेस है, चाहे हम वास्तु करें चाहे कुछ करें। हम सबसे पहले हमारे वेद है, तो उसके बाद ये सब चीजें आई हैं, तो हमारा जो बेस रहेगा वो वैदिक रहेगा। हमारा बेस वैदिक रहेगा, जिसपे हम ये कोर्स अपना स्टार्ट कर रहे हैं। अब सबसे पहले एक प्रश्न कुंडली होता है और एक होरारी होता है। आपको पता है इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एनीबॉडीज कैन टेल मी, कुछ बता सकते हैं इसके बारे में, होरारी और इसमें प्रश्न कुंडली में क्या डिफरेंस है? नहीं सर। मैडम आपको पता हो, मानसी जी आपको पता हो कुछ?
या सो नो नॉलेज अबाउट इट। प्रश्न कुंडली जो हम प्रश्न करते हैं वो है होरारी। इट मीन्स होरा कुंडली। मैडम होरारी का मतलब भी प्रश्न कुंडली ही है, लेकिन इसमें आंसर करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। दोनों ओके चीज सर। सेम ही है। ओके सर। उसमें सर जहां तक मैं जानती हूँ केपी के साथ रिलेटेड है ये, सब हाँ लॉज जी, बेस्ड होती है समथिंग इसमें एक लाइक सब लोड दैट। बेस भी होती है, और इसमें क्या होता है, 1 से लेकर जैसे 250 तक कोई आंसर आपसे बोला जाता है, एक क्वेश्चन कोई भी एक नंबर बोलो, वो एक नंबर बोलता है और वो आपके पास रिटर्न में होता है, जो चीज रिटर्न में होती है उसके सामने वो आप पढ़ के बता देते हो। इस तरीके से इसके क्वेश्चन के आंसर हम करते हैं। ओके सर, थैंक यू और जो सर। प्रश्न कुंडली है, प्रश्न कुंडली में हम प्रश्न के माध्यम से कुंडली देखकर आंसर करेंगे। तो अब हम सबसे पहले सिंपल तरीके से देखते हैं कुंडली क्या होती है, बनती कैसे है, क्योंकि हम स्टार्टिंग से करें पहले 2 दिन, तो हम कुंडली के बारे में पढ़ेंगे, कुंडली होती क्या है। कुंडली बनाने के लिए हमें 2-3 चीजें चाहिए। सबसे पहले चाहिए डेट ऑफ बर्थ, कि एक इंसान कब पैदा हुआ। ये एक नॉर्मल कुंडली की बात कर रहा हूँ, डेट ऑफ बर्थ। दूसरा टाइम ऑफ बर्थ, कितने बजे पैदा हुआ। तीसरा प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पर पैदा हुआ। अगर ये 3 चीजें आपके पास हैं तो आप किसी की भी कुंडली 5 मिनट या 2 मिनट में बना सकते हो। 2 मिनट में उसकी कुंडली बन जाएगी, उसके बाद फिर आप उनकी डिटेल्स बता सकते हो। लेकिन हम यहाँ पर कर रहे हैं प्रश्न कुंडली। कुंडली तो वैसे ही बनेगी, लेकिन हम पढ़ रहे हैं प्रश्न कुंडली, यानी कि जिनके पास ये तीनों चीजें ही नहीं हैं। फिर हम कुंडली कैसे बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है, जैसे अभी माना हमारे पास क्वेश्चन आया रविंदर जी का, मेरे पास कोई क्वेश्चन आएगा, तो मैं अभी इसी टाइम एट प्रेजेंट इस टाइम की कुंडली बना लूंगा, जिसमें डेट होगी, आज क्या है 19/11/2024। टाइम का अभी जो टाइम हो रहा है 5:43 और प्लेस, क्योंकि क्वेश्चन मेरे पास आया है, अगर मेरे पास क्वेश्चन आएगा तो मेरा प्लेस लिया जाएगा। मैं अगर रविंदर जी को क्वेश्चन करूंगा तो रविंदर जी का प्लेस क्वेश्चन लिए के लिए उनका प्लेस लिया जाएगा। जैसे वो पंजाब से है, उनका सिटी लिया जाएगा। मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है उनका, तो मैं फरीदाबाद में हूं, तो बर्थ प्लेस हम फरीदाबाद का लेंगे। इसको लेकर जो कुंडली बनेगी उसके बेस पर हम आंसर करेंगे। इसको हम प्रश्न कुंडली कहते हैं। इसको हम प्रश्न कुंडली कहते हैं। ठीक है जी। अब सिंपल कुंडली बनती कैसे है, क्योंकि अपने को पता होना चाहिए, अपने को 3 चीजें चाहिए। अब इसको बनाने के लिए हम अगर ऐप का यूज करते हैं, मोबाइल है तो हम ऐप का यूज करते हैं, अगर लैपटॉप है या डेस्कटॉप है तो हम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। अब कौन सा ऐप जिससे हम कुंडली बना सकते हैं, कौन सा हमारे लिए बेस्ट है। सबसे पहले क्योंकि मोबाइल सबके पास स्मार्ट है, तो वो सबके साथ उसी को लेकर चलते हैं। हम सबसे बेस्ट ऐप देखते हैं कि कौन सा है कुंडली बनाने के लिए। अपने को पहले बेसिक आना चाहिए, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। ऐप मोस्टली 90% आप देखोगे, 90% से ज्यादा एस्ट्रोलॉजर जो है एस्ट्रोसेज ऐप का यूज करते हैं। एस्ट्रोसेज, ठीक है जी, ये आप यूज करो। लेकिन मैं इसके साथ साथ जो है एक और ऐप यूज करता हूं, क्योंकि प्रश्न कुंडली के लिए ज्योतिष, जिसमें हमें अभी की कुंडली चाहिए, तो ज्योतिष ऐप का आप यूज कर सकते हैं। ये आपको सही ढंग से उसी टाइम की, क्योंकि प्रश्न कुंडली में हमें अभी की कुंडली चाहिए, इसमें हम क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक करते हैं इस टाइम की कुंडली खुल जाती है। एस्ट्रोसेज में अपने को डिटेल भरनी पड़ेगी अभी की, तब जाके खुलेगी। तो इसलिए मैं इसके लिए ये करता हूँ। लेकिन आपको वैसे ही किसी के लिए कुंडली बनानी है तो आप एस्ट्रोसेज का यूज कर सकते हैं। एक होरोस्कोप नाम के भी है, इसका भी आप यूज कर सकते हैं। मैं यही 3 यूज करता हूँ कुंडली बनाने के लिए। ठीक है जी। जब हम कुंडली बनाते हैं, एक सिंपल सी कुंडली बनाते हैं, तो वो इस तरीके की होती है। क्योंकि 2 दिन हम सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कुंडली की नॉलेज होनी चाहिए। कुंडली क्या होती है, देखो इस टाइप का एक बॉक्स आपके सामने बना हुआ आ जाता है। इस टाइप का बॉक्स आपके सामने बना आ जाता है, जिसको हम कहते हैं D1 चार्ट। D1 का मतलब होता है डिविजनल चार्ट, और हिंदी में इसको कहते हैं लग्न चार्ट। ठीक है जी। ये पूरा का पूरा जो चार्ट है वो 360 डिग्री का होता है, और इसके अंदर 12 हाउस होते हैं। ये फर्स्ट
सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 एंड ये 12। 12 हाउस होते हैं, तो हम 360 को जो है 12 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे हम वास्तु में 360 को 16 से डिवाइड करते हैं तो 22.5 डिग्री आ जाता है, इसमें हम 12 से भाग करते हैं तो 30 डिग्री आ जाता है। तो कहने का मतलब एक हाउस जो होता है वो 30 डिग्री का होता है, यहां से लेकर यहां तक जो है ये 30 डिग्री का है। जब भी आप देखेंगे तो लगन की कोई डिग्री होगी और प्लेनेट जो उसके अंदर हो उसकी डिग्री होगी। इसका मतलब ये यहां से चलेगा 0 से 30। अगर उसमें लिखा हुआ है 15 तो इसका मतलब प्लेनेट जो है यहां से मूव कर रहा है, वो यहां तक आ चुका है। इसका मतलब सिंपल, वो 15 डिग्री का है तो 15 डिग्री यहां तक चल चुका है। जैसे ही वो 30 तक आएगा फिर अगले हाउस में चला जाएगा, फिर 1 से 30 तक चलेगा, फिर इसमें 1 से 30, 1 से 30, इसी तरीके से चलता है। सारे प्लेनेट 1 से 2, 3, 4, 5 चलते हैं। लेकिन 2 प्लेनेट है जो हमेशा उल्टे चलते हैं, उनको कहते हैं राहु और केतु। कोई सी भी प्लेनेट 1 से 2 में जाएगा वो उल्टे चलते हैं, अगर वो एक हाउस में है तो 12 में जाएगा, 12 में है तो 11 में जाएगा। ये हमेशा उल्टे चलते हैं, राहु और केतु ये उल्टे चलते हैं। ये अपने को बेसिक होना चाहिए। उल्टे चलने का मतलब ये हमेशा रेट्रो रहते हैं। जैसे राहु और केतु आजकल, पहले शनि महाराज जी रेट्रो चल रहे थे, 15 तारीख से वो मार्गी हो गए। इसका मतलब वो रेट्रो हुए थे, कुछ दिन उल्टे चलने लग गए। जब माना यहाँ पर सैटर्न है और उसके ऊपर सान लिखा हुआ है, ये रेट्रो है, इसका मतलब वो अपने से पिछले वाले हाउस के रिजल्ट दे रहा है, यानी कि वो यहाँ आके दे रहा है। अब सैटर्न जो है अभी 11 राशि में थे, कुछ दिन पहले वो रेट्रो थे, तो वो यानी 10वें हाउस के रिजल्ट दे रहे थे। अब वो मार्गी हो गए, यानी सीधा चलना शुरू हो गए, तो उन्होंने 10वें के छोड़ दिए, वापस यहीं के देने लग गए। और राहु केतु तो चलते ही उल्टे हैं। ठीक है जी, ये बेसिक नॉलेज थोड़ी सी आपको होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं हाउस की। सर एक बार ये फिर से रिपीट कीजिए ना, बहुत अच्छा आप बता रहे हो। मैडम, जो अपने जो प्लेनेट हैं सारे के सारे सीधे चलते हैं। जब भी जी कोई जी प्लेनेट कहते हैं कि रेट्रो हो गया, जैसे शनि महाराज जी और आजकल जुपिटर चल रहे हैं, शनि महाराज जी सीधे हो गए। जब वो यस रेट्रो हो सर। जाते हैं तो उनके जो रिजल्ट होते हैं थोड़े से फास्ट हो जाते हैं और वो अपने से पिछले वाले हाउस के देना शुरू कर देते हैं। जैसे सैटर्न माना 11वें हाउस में थे जी और वो रेट्रो हो रखे थे, तो वो 10वें हाउस के रिजल्ट दे रहे थे, ओके और सर। वो भी काफी फास्ट। अब वो मार्गी हो गए, मार्गी होने का मतलब वो सीधे हो गए, अब वो सीधे चलेंगे। जब भी कोई प्लेनेट रेट्रो होता है तो वो अपने से पिछले वाले हाउस के रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं, और जब वो मार्गी होते हैं तो सीधा चलना शुरू कर देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। लेकिन जब भी आपका राहु और केतु वो रेट्रोग्रेड ही होते हैं, वो हमेशा ये माना 12 है तो ये 11, ये 10 ऐसे उल्टे चलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी। ओके अब हम जी। थोड़ा सा हम हाउस के बारे में पढ़ते हैं कि हाउस क्या होते हैं, क्योंकि हम इसमें कुंडली सीखने ही, हमें सिर्फ प्रश्न कुंडली सीखना है, तो हम इसमें सिर्फ इतना ही करेंगे कि जो आपको समझ जाए, हमारे प्रश्न कुंडली के लिए सफिशिएंट हो। तो अब हम इसके अंदर जो है 12 हाउस होते हैं। अब हम 12 हाउस से क्या क्या देखते हैं वो पढ़ेंगे। इसमें ध्यान रखना, प्लैनेट मूवमेंट करते हैं, हाउस का भी मूवमेंट नहीं करते। अगर आप बगैर किसी इंटेंशन के कुंडली बना रहे हो, जैसे ये मैंने बनाई बगैर किसी इंटेंशन के, ठीक है जी, अगर आपका कोई भी हाउस टेढ़ा मेढ़ा या छोटा या सबसे अलग बनता है, कोई सा भी हाउस, जैसे माना इसमें ये तो मैंने आराम से बनाया है, माना कोई हाउस सबसे छोटा हो या टेढ़ा मेढ़ा हो, कुछ भी हो, जैसे हम ये मान लेते हैं सपोज ये छोटा है, तो हम ये कहेंगे सामने वाला जो अपने से क्वेश्चन पूछने आया है वो 9th हाउस, या तो अपनी किस्मत के बारे में पूछने आया है या अपने पापा के बारे में पूछने आया है, क्योंकि इस हाउस से हम वो देखते हैं। लेकिन बशर्ते ये है कि आप बात कर रहे हैं, बात बात में बगैर इंटेंशन के बनाओ। जब आप अटेंशन से बनाओगे, सर ये हम कुंडली देखने के लिए नहीं बैठे हैं, प्लीज राजेश जी, हम यहाँ कुंडली एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। कुंडली एनालिसिस कराना है तो आप मेरी फीस पे करें, आराम से कर सकते हैं सर, उसमें कोई टेंशन नहीं है। जो चीज सिखाया जा रहा है आप प्लीज उसको सीखें। ठीक है जी। लेकिन शर्त यह है कि बगैर इंटेंशन के बनाया जाए। जैसे आप बात कर रहे हो, कोई टेंशन नहीं है आपकी। अगर आप टेंशन लेके इंटेंशन से बनाएंगे तो आपको तो पता है सारे हाउस बराबर आएंगे, सब चीज सही आएगी। जब आप बात कर रहे हैं, बात करते करते अगर ऐसे बना देते हैं तो जो हाउस छोटा बड़ा या टेढ़ा मेढ़ा आएगा तो आप समझ लेना वो बंदा सामने वाला उसी का क्वेश्चन आपके पास पूछने आए। तो अब हम बात करते हैं सिंपल। अब जैसे मैं ये अटेंशन से बना रहा हूं एक एक, बगैर अटेंशन के बनाऊंगा तो ये आंसर आपका सही बैठेगा, अदरवाइज आंसर आपका सही नहीं बैठेगा। ये बात भी ध्यान रखो। ठीक है जी। इसमें जो हाउस फिक्स रहते हैं, प्लैनेट मूवमेंट करती है।
ये फर्स्ट हाउस है तो फर्स्ट ही रहेगा, ये सेकंड है तो सेकंड रहेगा, ये थर्ड है तो थर्ड रहेगा, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11 एंड 12, ये हाउस फिक्स रहते हैं। इसके अंदर जो प्लैनेट हैं वो मूवमेंट करते हैं, या जो राशियां हैं वो मूवमेंट करती हैं। आज हम थोड़ा सा हाउस के बारे में पढ़ते हैं, कल प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे। और इस कोर्स में हम सिर्फ इतना ही हमारे लिए काफी है, उसके बाद हम प्रश्न कुंडली करेंगे तो अपने को समझ आ जाएगा प्रश्न कुंडली क्या होती है। ठीक है जी। अब देखो, अब इसमें हम हाउस के बारे में करते हैं कि एक हाउस से हम देखते क्या हैं। सबसे पहले फर्स्ट हाउस, यानी कि ये फर्स्ट हाउस का मतलब होता है एक इंसान देखने में कैसा है। जैसे हम तरुण जी का देखेंगे फर्स्ट हाउस, तो हम इससे तरुण जी के बारे में आइडिया लगाएंगे, इनका चेहरा ऐसे होगा, कंधकाठी ऐसे होगी, इनके बाल ऐसे होंगे। जो हम एक मन में किसी इंसान को देखकर एक अज्यूम कर लेते हैं ना कि ये इंसान देखने में ऐसा होगा, वो हम फर्स्ट हाउस से डिसाइड करते हैं। पहला हाउस अपने को यही बताएगा कि तरुण जी या रविंदर जी या मानसी जी या नीरज जी जो भी हैं ये देखने में कैसे हैं, सुंदर हैं, स्मार्ट हैं, कैसे हैं, दिमाग से कैसे हैं। सब चीज ये फर्स्ट हाउस डिसाइड करता है, गुस्से वाले हैं या नहीं है, उनका नेचर और बाकी सब कुछ देखने में कैसे हैं, हाइट कैसी है, बाल कैसे हैं, ये डिसाइड करता है फर्स्ट हाउस। तो हम फर्स्ट हाउस से इंसान के बारे में देखते हैं, देखने में कैसा है। उसके बाद आ जाता है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस, इसका मतलब देखो, ये फर्स्ट हाउस से ये हमारा चेहरा हो गया। उसके बाद सेकंड हाउस होता है हमारा ये हिस्सा, दांतों से लेकर गर्दन तक, ये हम सेकंड हाउस से देखते हैं। तो इसका मतलब सेकंड हाउस यानी हमारे दांत आ गए, हमारा ये वाला हिस्सा आ गया, गर्दन आ गई, इसका मतलब हमारी स्पीकिंग, हम बोलते कैसे हैं, हमारी स्पीकिंग स्किल जो है वो सेकंड हाउस से आती है। हम गुस्से में बोलते हैं, बगैर सोचे समझे बोलते हैं, कुछ भी है बोलचाल, वो हमारा सेकंड हाउस से आता है। तो यहां से हम देखते हैं वाणी, कुटुंब और पैसा। इंसान अपनी जिंदगी में कितना पैसा कमाएगा, इंसान अपनी जिंदगी में कितना पैसा कमाएगा, किसी से कैसा बोलेगा, और उसका परिवार कैसा होगा, ज्वाइंट फैमिली होगी, सिंगल फैमिली होगी, कुछ भी होगा, ये हम सेकंड हाउस से देखते हैं। अगर जब हमारा ये आता है तो हमारे को यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बीमारी होती है वो भी हम सेकंड हाउस से देखते हैं। फर्स्ट हाउस से देखेंगे तो फेस की, और सेकंड हाउस से हम देखेंगे गर्दन की, दांतों की, और इससे हम एक आई लेफ्ट एक राइट आंख भी देखते हैं। ये एक आंख इधर से देखते हैं, एक आंख इधर से देखते हैं। ये हो गया हमारा सेकंड हाउस। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड हाउस, तीसरा हाउस, सबसे इंपॉर्टेंट। थर्ड हाउस हमारा होता है छोटे भाई बहन का और मेहनत का, हम कितनी मेहनत करते हैं। कोई इंसान आलसी है, मेहनती है, क्या करता है, कई होते ना किसी को काम बोल दो, अरे कर लेंगे, क्या है, बार बार बोलते रहो, काम नहीं करता, एक नंबर के आलसी होते हैं। तो थर्ड हाउस डिसाइड करता है कि इंसान किसी भी चीज को पाने के लिए कितना स्ट्रगल करेगा, उसकी लाइफ में कितना मेहनत करेगा, ये थर्ड हाउस बताता है। छोटे भाई बहन से उसकी बनेगी या नहीं बनेगी, ये भी थर्ड हाउस डिसाइड करता है। और आपका राइटिंग कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी होगी, वो भी थर्ड हाउस बताता है। जिनका थर्ड हाउस अच्छा होता है उनकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है, छोटी मोटी ट्रेवलिंग भी या थर्ड हाउस से देखते हैं। फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस होता है हमारी चेस्ट, छाती, गर्दन के नीचे का हिस्सा हो गया ना। तो हमारी चेस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हम फोर्थ हाउस देखेंगे। फोर्थ हाउस होता है हमारा घर, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, और हमारी मदर से रिलेशन कैसे होंगे। हमारा घर छोटा होगा, बड़ा होगा, लग्जरी होगा, हम अमीर होंगे, गरीब होंगे, हम अपनी लाइफ में कितनी लग्जरी इकट्ठी कर पाएंगे, ये फोर्थ हाउस डिसाइड करेगा। हमारी मदर का सुख हमारी लाइफ में है या नहीं है, ये भी फोर्थ हाउस डिसाइड करेगा। हम अपने होम टाउन में रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये भी फोर्थ हाउस डिसाइड करेगा। कि हम अपने शहर में रहेंगे, अपने शहर को दूर चले जाएंगे, ये फोर्थ हाउस डिसाइड करेगा। फोर्थ हाउस का मतलब मम्मी, आपका दिल, दिमाग, लग्जरी, घर, गाड़ी, बंगला। बैंक बैलेंस देखना है, लिक्विड कैश तो सेकंड हाउस, और हार्ड, और जो लग्जरी जैसे फिक्स एसेट होती हैं, घर, फैक्ट्री, दुकान, प्रॉपर्टी, वो फोर्थ हाउस से देखें। लिक्विड कैश देखना है तो मून और सेकंड हाउस। ठीक है जी। फोर्थ हाउस के बाद आता है फिफ्थ हाउस, पांचवा, फिफ्थ हाउस। इसको हम कहते हैं एजुकेशन का, कि इंसान अपनी लाइफ में कितना पढ़ेगा लिखेगा, मेहनत करेगा। मेहनत करना तो थर्ड हाउस है, कितना पढ़ेगा लिखेगा, उसकी एजुकेशन कैसे होगी। प्राइमरी एजुकेशन तो हम यहाँ से देख लेते हैं, लेकिन पढ़ाई करेगा भी नहीं करेगा, उसकी एजुकेशन कैसी होगी, ये फिफ्थ हाउस डिसाइड करेगा। दूसरा उसका रोमांस, आजकल आधे से ज्यादा इसी के बारे में क्वेश्चन आते हैं। फिफ्थ हाउस से हम रोमांस भी देखते हैं। ठीक है जी। लव लाइफ सर। लव लाइफ कहते हैं,
रोमांस कह लो, लाइफ कह लो, रिलेशनशिप कह लो, कुछ भी कह सकते हो। और किड्स, आपके बच्चे होंगे नहीं होंगे, प्रॉब्लम्स आएगी, ये 5th हाउस डिसाइड करता है। आपकी एजुकेशन, किड्स एंड रोमांस, ये 3 चीजें हम यहाँ से देख। 5th हाउस। 5th हाउस के बाद आता है 6th हाउस, 6, 8, 12। इनको हम हिंदी में त्रिक भाव कहते हैं। त्रिक का मतलब लाइफ में प्रॉब्लम देने वाले। जब भी ये 3 हाउस एक्टिवेट होंगे तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। अब 6ठा हाउस होता है हमारा रोग, ऋण, शत्रु। रोग, बीमारी किसी को अच्छी नहीं लगती, ऋण किसी को अच्छा नहीं लगता, रोग, ऋण, शत्रु और एनिमीज किसी को अच्छे नहीं लगते। तो ये 3 चीजें हम छठे हाउस से देखते हैं, रोग, ऋण, शत्रु। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब का इंटरव्यू क्रैक कर रहे हो, कंपटीशन एग्जाम क्रैक कर रहे हो, एग्जाम्स, तो उसके लिए भी हम छठा हाउस देखते हैं। तो आपको जिंदगी में कौन सी बीमारी होगी, कोर्ट केस होगा, क्या होगा, वो सब 6th हाउस डिसाइड करते हैं। कितने आपके दुश्मन होंगे, कितना आप लड़ाई झगड़ा करते हैं, क्या है, बीमारी छोटी होती है, बड़ी होती है, ये सब जो है 6th हाउस डिसाइड करता है। 6, 8, 12 यानी छठा हाउस रोग, ऋण, शत्रु। ठीक है जी। इसके बाद कुंडली हाफ हो जाती है, तो हम इसको कहते हैं हाफ हो गई। 6 के बाद 7वां आ गया, और हमारी लाइफ जब शुरू होती है, जब हमारी शादी होती है, तो यानी हमारी लाइफ पार्टनर। तो 7th हाउस से हम लाइफ पार्टनर को देखते हैं। ठीक है जी। 7th हाउस क्योंकि हाफ हो गई हमारा, इसको हम बेटर हाफ भी कहते हैं, इसलिए हमारी बीवी, लाइफ पार्टनर जो है हम 7th हाउस से देखते हैं। एक इंसान की शादी कैसे होगी, देखने में कैसी होगी, जो हम लगन से देखते हैं अपना, वही यहाँ से हम बीवी के बारे में देख लेंगे। वो कैसी होगी, कहाँ से आएगी, क्या करती होगी, घर पे रहेगी या नौकरी करेगी, वर्किंग होगी या डोमेस्टिक सिंपल हाउसवाइफ होगी, सब 7th हाउस से डिसाइड करता है। अपने से ऊंचे घर से आएगी या अपने से नीचे घर से आएगी। किसी के भी कुंडली में अगर यहाँ सन हो तो इसका मतलब ये समझ लो ईगो बहुत है उनके अंदर, और वो उनसे ऊंची फैमिली से आई है। इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं। ये 7वां हाउस डिसाइड करता है कि आपका लाइफ पार्टनर, आपकी शादी कब होगी, लाइफ पार्टनर कैसा होगा, कहाँ से आएगा, वर्किंग होगा या नहीं होगा। आपके वाइफ के बारे में जितने भी क्वेश्चंस आपके मन में हैं, वो सारा उसका उत्तर 7th हाउस देगा। ठीक है जी। 7th हाउस यानी हाफ, बेटर हाफ, जिसको हम कहते हैं लाइफ पार्टनर, इसलिए कुंडली भी यहाँ के हाफ होगी। इसके बाद आता है हमारा त्रिक भाव दूसरा, 8, जिसको हम डेथ का हाउस भी कहते हैं। ये जब भी आएगा तो मृत्यु के तुल्य कष्ट देगा ही देगा। अब देखो, यहां से हम देख रहे थे चेस्ट, यहां से हम देखेंगे पेट का ऊपरी हिस्सा, यहां से देखेंगे पेट का नीचे का हिस्सा, और यहां से हमारे सेक्सुअल ऑर्गन 7वें से। 8वें से हमारी बैक, जहां पे हम बैठते हैं, और पाइल्स होती, वो हमारा 8 से आता है। 8th हाउस का मतलब है डेथ हाउस, शमशान घाट, कब्रिस्तान, कुछ भी कह लो, मृत्यु के बराबर कष्ट। जब भी एक्टिव होगा तो आपको मृत्यु के तुल्य कष्ट होगा, और ये जब भी एक्टिवेट होता है तो इंसान को मेंटल टेंशन होती है और वो डिप्रेशन में चला जाता है। और डेथ का हाउस है, और बंदा जब डिप्रेशन में चला जाता है तो उल्टी सीधी हरकत भी कर लेता है। जब भी किसी इंसान की मृत्यु होती है तो 8th हाउस और 8th का 8, ये हो गया 8वां मृत्यु का, और मृत्यु का फिर मृत्यु वाला घर यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3rd हाउस और 8th हाउस एक्टिवेट होते हैं जब किसी इंसान की डेथ। ठीक है जी। इसलिए 8th हाउस को हम कहते हैं डेथ का हाउस, और ये छुपा हुआ भी होता है, सीक्रेटिव हाउस आपको। और ये ससुराल भी होता है, आपको छुपा हुआ पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, ससुराल से आपके रिलेशन कैसे होंगे, ये 8th हाउस डिसाइड करता है। और ऐसे वाले बंदे बाल की खाल भी निकालते हैं, जैसे रिसर्च करना, वो भी 8th हाउस से ही आता है। 8th हाउस जब भी एक्टिवेट होगा तो आपको पैसा तो देगा अचानक, लेकिन मृत्यु के बराबर कष्ट भी देता है। 8th हाउस जो है मतलब छुपा हुआ धन, आपके छुपे हुए रिलेशनशिप, कुछ भी चीज जो छुपा हुआ, अगर कोई बंदा नौकरी कर रहा है, जैसे सीक्रेटिव सर्विस होती है गवर्नमेंट की, रो वगैरह, तो वो 8th हाउस से ही आती है। जो रिसर्च करते हैं जैसे पीएचडी वगैरह, वो भी 8th हाउस से आते हैं। ससुराल से दहेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, ससुराल से रिलेशन कैसे होंगे, 8th हाउस डिसाइड करते। 8th हाउस छुपा हुआ धन, आपको नानी दादी या कहीं से कोई धन मिल गया, 8th हाउस। लॉटरी निकल गई, कुछ भी हो गया, 8th हाउस अचानक। अब हम आते हैं 9th हाउस। 9th हाउस का मतलब होता है हमारी किस्मत, हमारे पेरेंट्स,
हम किस धर्म को मानेंगे, किस्मत हमारे फेवर में होगी या नहीं होगी, हम अपने धर्म को मानेंगे या अपने धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म में चले जाएंगे, 9th हाउस डिसाइड करता है। हमारे फादर से रिलेशन कैसे होंगे, ये हो गया हमारा ससुराल। और ये 6th हाउस से हम नाना परिवार भी देखते हैं, मामा, यहाँ से छोटे भाई बहन, यहाँ से हमारे बच्चे, 4th हाउस से मम्मी, 9th हाउस से होता है हमारे पिताजी, और 1st हाउस से हम दादा देखते हैं, दादा दादी भी देखते हैं, 6th हाउस से नाना नानी। ठीक है जी। 9th हाउस का मतलब है कि आपके अपने पापा से रिलेशन कैसे होंगे, उनसे आपकी बनेगी नहीं बनेगी, उनसे दूर जाओगे वो आपकी हेल्प करेंगे, आपकी किस्मत कैसे है, किस्मत आपका साथ देगी, आप इस धर्म में रहोगे या दूसरे धर्म में चले जाओगे, ये सब डिसाइड करता है आपका 9th हाउस। ठीक है जी। 9th के बाद आता है हमारा 10th हाउस, सबसे इंपॉर्टेंट। इंसान की लाइफ में शादी तभी होती है जब वो काम धाम करता है, और हम जिंदगी में क्या काम धाम करेंगे, क्या प्रोफेशन करेंगे, क्या बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे, ये सब डिसाइड करता है 10th हाउस। हम कितना कमाएंगे, हमारा 10th हाउस से हम गवर्नमेंट को भी देखते हैं, हमारे गवर्नमेंट से रिलेशन कैसे होंगे, गवर्नमेंट से पंगा हो रहा है या हमारी नौकरी बिजनेस में कोई दिक्कत आ रही है, नौकरी कब लगेगी, कैसी नौकरी करेंगे, हम बिजनेस करेंगे तो कैसा करेंगे, कहाँ पर करेंगे, घर पे करेंगे, घर से दूर जाएंगे, ये सब डिसाइड करता है हमारा 10th हाउस। जितना हमारा 10th हाउस अच्छा होगा उतनी हमारी लाइफ अच्छी होगी, क्योंकि हमारी 10th हाउस ही डिसाइड करता है कि हम लाइफ में कितना आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आजकल सब पूछते हैं बाप बड़ा भैया सबसे बड़ा रुपया, अगर आपके पास पैसा है तो रिश्तेदार भी आपके यहाँ, पैसा नहीं है तो कोई रिश्तेदार भी नहीं थे। इसलिए आज की डेट में 10th हाउस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए कि आप बिजनेस करोगे, नौकरी करोगे, कितना पैसा कराओगे, जितना ही अच्छा होगा उतना ही आपका मान सम्मान बढ़ेगा, चाहे वो गवर्नमेंट हो या आपके अपने रिलेशनशिप में हो। तो 10th हाउस का मतलब जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर आपको 10th हाउस देगा। आपकी जॉब लगेगी, जॉब कब छूटेगी, ये सब आपका 10th हाउस डिसाइड करेगा। 10th के बाद आता है हमारा 11th हाउस, यानी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, इच्छा पूर्ति। आपकी लाइफ में आपकी इच्छाएं पूरी होगी या नहीं होंगी, या आप लाइफ में बस सोचते रहेंगे और कुछ गेन नहीं करते, ये हमारा 11th हाउस डिसाइड करता है। 11वां हाउस हमारे फ्रेंड्स, हमारे बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन देखते हैं हम 3rd हाउस से, बड़े भाई बहन और हमारा फ्रेंड सर्कल कैसा होगा, ये 11th डिसाइड। हमारी सोसाइटी अच्छी है तो 11th हाउस अच्छा होगा, हमारी सोसाइटी खराब है तो 11th हाउस गड़बड़ होगा। तो 11th हाउस यानी हमारी इच्छाओं की पूर्ति, हमारी लाइफ में कैसे इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं होंगी, हम स्ट्रगल करते रहेंगे, ये 11th हाउस डिसाइड करें, इच्छा पूर्ति जिसको हम कहते हैं। और हमारे भाई बहन, कई लोग होते हैं ना जिनको अपने से ऊंचे लोगों से रिलेशन बनाना अच्छा लगता है। एक इंसान का बैकग्राउंड कैसा है, ये इसका 11th हाउस भी डिसाइड करता है कि उसके रिलेशनशिप अच्छे लोगों से ज्यादा है या छोटे लोगों से ज्यादा है, ये 11th हाउस डिसाइड करता है। ठीक है जी। तो अब रह गया हमारा 12th हाउस। 12th हाउस त्रिक भाव का। त्रिक भाव कौन कौन से होते हैं, 6, 6, 8 और 12। नेचुरली बात है, 6 आया तो उसने प्रॉब्लम दी, 8वां आया तो प्रॉब्लम दी, 12वां जब आएगा तो ये अपने को घर से ही दूर कर देता। ये हाउस ऐसा होता है कि अपने को घर से दूर कर देता है किसी भी मामले में, चाहे तो ये अपने को हॉस्पिटल में एडमिट कर देगा, चाहे तो फॉरेन में भेज देगा, चाहे पागल खाने में भेज देगा, चाहे जेल में भेज। कहने का मतलब 12वां हाउस जो है ये मोक्ष का, ये अपने को घर से दूर करेगा ही करेगा। बंदा बाबा जी बन जाएगा तब भी 12वां हाउस, हॉस्पिटल जाएगा तब भी घर से दूर, जेल जाएगा तब भी घर से दूर, पागल खाने जाएगा तब भी घर से दूर, खर्चा होगा, फॉरेन जाएगा या कुछ करेगा, खर्चे का भी होता है, हॉस्पिटल का भी होता है, और इंसान कभी जेल जाता है या कुछ होता है तब भी ये। इसका बस प्लस पॉइंट ये है कि इंसान को फॉरेन भी भेजता है। कई लोग आएंगे आपका क्वेश्चन पूछने कि हम फॉरेन जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो हम उसके लिए 12th हाउस देखते हैं। 12th हाउस यानी हमारे खर्चे का, हमारी प्रॉब्लम्स का, प्रॉब्लम्स क्योंकि चोर, पागल खाना, हॉस्पिटल, ये सब प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में। जब भी 6ठा हाउस, 8वां हाउस और 12th हाउस एक्टिवेट होगा, समझ लो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होगा, क्योंकि ये त्रिक भाव होते हैं, इनको हम कहते हैं त्रिक भाव। फिर इसके बाद ये हमारी कुंडली है सिंपल सी। अगर 6, 8 और 12 अगर नेगेटिव हाउस हैं तो पॉजिटिव हाउस कौन से हैं, ये भी तो क्वेश्चन है ना। ये हमारे नेगेटिव हाउस हैं तो हमारे पॉजिटिव हाउस कौन से हैं।
हमारे जो पॉजिटिव हाउस होते हैं, जो हमारे अंदर के हाउस हैं, 1, 4, 7 और 10, ये हमारे पॉजिटिव है, क्योंकि ये हमारा घर हो गया, ये हम खुद हो गए, ये हमारी बीवी हो गई, ये हमारा काम धंधा हो गया, सारे ही अच्छे हैं। जब ये चारों अच्छे होंगे तो अपनी लाइफ अच्छी चलेगी। हमारी लाइफ पार्टनर अगर अच्छी है तो इंसान, क्योंकि आजकल तो मैरिड लाइफ थोड़ा-सा अगर दोनों मिलके चलें, दोनों मिलकर काम करें, तो एक लाइफ थोड़ी-सी अच्छी चलती है। और अगर एक ही बंदा काम करे तो खर्चे नहीं हो पाते हैं, खर्चे इतने हैं, तो इसलिए दोनों को काम करना पड़ता है। अगर दोनों सही हों, तो लाइफ अच्छी चलती है। कहते हैं ना, ये 2 रेल के 2 पहिए हैं, अगर एक भी बैठ जाए तो दूसरा चल नहीं पाता। तो इसलिए ये 4 हाउस हमारे पॉजिटिव हाउस हैं। इसके अलावा 2 हाउस और हमारी एजुकेशन और हमारी किस्मत, ये हमारे पिता, ये हमारे प्लस पॉइंट है। तो कुल मिलाकर हमारे नेगेटिव हाउस हैं 6, 8, 12 और जो पॉजिटिव हाउस हैं वो है 1, 4, 7, 10, उसके बाद 5 और 9, ये हाउस हमारे पॉजिटिव है। बाकी के जो हाउस हैं वो टाइम पास। हम ये जो 5 हैं, ये 6 जो हैं, ये हमारी कुंडली की बैकबोन कह सकते हो। इनको हम, जो अंदर के हाउस होते हैं, इनको हम केंद्र के भाव भी कहते हैं, केंद्र के घर। और ये जो है इनको त्रिक, क्योंकि ये अपने को पीड़ा देते हैं, तो इनको हम नेगेटिव हाउस कहते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है आपकी कुंडली में नेगेटिव हाउस कौन से है, सिंपल बोल दो 6, 8, 12। पॉजिटिव हाउस सबसे ज्यादा पॉजिटिव होते हैं 1, 5, 9, क्योंकि वहां पर हमारा त्रिकोण बनता है। ये 1, 5 और 9, ये हमारा त्रिकोण बन गया। इसलिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव हाउस होते हैं 1, 5, 9, उसके बाद 1, 4, उसके बाद फिर 4, ये 3 हाउस। तो इसीलिए ये सारे हाउस हमारे पॉजिटिव हैं, ये और ये नेगेटिव हाउस। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, क्योंकि और ज्यादा कराएंगे तो ऊपर से चला जाएगा। अब इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो। कल हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे और परसों से अपना जो प्रश्न कुंडली को कैसे देखते हैं वो हम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हम सिंपल वे से करना है अपने को, कि इसमें गोल गोल नहीं घूमना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है। और आपको समझाना है कि आपका किसी का भी क्वेश्चन है तो 5 मिनट में आप उसका आंसर कर सकते हैं। अब आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, ज्यादा कराएंगे तो हैवी हो जाएगा, फिर आधे तो वैसे ही निकल लेंगे, ये ऊपर से जा रहा है, हमारे को समझ नहीं आ रहा। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हैं। अब आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए। सर आपने बहुत अच्छे से बताया, इतने अच्छे से बताया कि दिमाग में पूरा फिट हो गया। ऐसा नहीं लग रहा है कि इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ रहा है मुझे फिलहाल। चलो अच्छी बात है। तरुण जी आपको, रविंदर जी आपको, सोनाली जी हैं, समीर जी हैं, नीरज जी हैं, राजेश जी हैं। सर ये 6, 8 और 12 जैसे वो ये त्रिकोण, ये इसका किसी का कुछ उपाय कर सकते हैं क्या इनके, जैसे प्रॉब्लम देता है तो कुछ उपाय सर करते जब मतलब प्रॉब्लम उनको देता है तो हम तभी तो हम उपाय करते हैं। जब हमारे पास प्रॉब्लम ही नहीं होती तो हम किसी को याद भी नहीं करते। जब हमारे पेट में दर्द होगा तभी हम टेबलेट खाएंगे। तो उसके लिए कुछ सर उपाय वगैरह कैसे क्या सही कर सर वो सकते हैं उपाय मतलब। कुंडली से कुंडली में डिपेंड करता है, ऐसे ही खाली बगैर उस पे नहीं होता है कि हम ऐसे भी कोई भी उपाय कर लें, वो कुंडली पे होता है। और यहाँ पर हम सिर्फ उपाय नहीं, हम सिर्फ प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि भैया ये काम होगा या नहीं होगा। प्रश्न कुंडली के अंदर हमें जैसे कोई कोई सामान खो गया किसी का, तो हम उसको बताएंगे भैया येस और नो, मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कौन सी डायरेक्शन में मिलेगा। माना कोई आपके पास आया, भैया मेरा क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, सिलेबस से आएगा या आउट ऑफ सिलेबस आएगा, तो आप कुंडली देखकर, प्रश्न कुंडली देख के फटाफट बता देंगे हाँ भाई आपका तो आउट ऑफ सिलेबस आ सकता है, पेपर अच्छा होगा या बेकार होगा। तो ये प्रश्न कुंडली है। हम प्रश्न कुंडली का आंसर, जैसे हमारा सुबह रिजल्ट आना है तो हम अभी देखेंगे अच्छा आएगा बेकार आएगा, उसमें हम रेमेडीज थोड़ा करेंगे, क्योंकि एग्जाम तो हम दे चुके हैं, अभी तो सिर्फ रिजल्ट आना है, उसको आप इससे आंसर कर सकते हैं। और जो रेमेडीज वगैरह करना उसके लिए पूरी कुंडली देखी जाती है, और ये सिर्फ प्रश्न कुंडली है, ये है सिर्फ प्रश्न कुंडली उस टाइम की। उससे हम उसके 4-5 क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं। और बेसिक उपाय हैं वो तो हम सबको बताते ही हैं कि हाँ इस प्लेनेट का उपाय कर लो या उसका कर लो। वो तो हम, जब कोई हमसे बात करता है तो अपने को पता चल जाता है, कोई बात कर रहा है जिसके अंदर ईगो बहुत है, तो हम कहते हैं भैया इसका सन कुछ ज्यादा ही हाई है, क्योंकि वो ईगो है। और कोई बंदा इमोशनल होता है तो हम कहते हैं भैया मून है। और अगर कोई हर बात बात में एग्रेसिव हो जाते हैं तो कहते हैं भैया इसका मंगल गड़बड़ है। और कोई दिमाग होते हुए भी
दिमाग नहीं होता है तो वो कहते हैं इसका बुध खराब है। ठीक सर। ठीक है जी। किसी को ठीक कोई सर। क्वेश्चन सर पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ हाँ जी मैडम। राशि का भी कोई रोल रहेगा या हाउसेज एंड प्लैनेट से ही हम करेंगे? मैडम हम ये जो कोर्स कर रहे हैं इसमें वास्तु का कोई रोल नहीं रहेगा, ये सिर्फ मैं वैदिक राशि से। की बात कर रही हूँ हाँ सर। राशि का तो आएगा मैडम, आएगा, वास्तु, राशि का भी हाँ आएगा। वो ही पूछना है। हाँ वो आएगा मैडम, उसका तो वास्तु की मेन है ही, बात। राशि का तो आएगा, वो हम कल हाँ करेंगे। राशि, राशि के लॉर्ड, ठीक है, प्लेनेट, उसको हम कल करेंगे, वो भी आएगा। ठीक मैं है। अभी करा दूंगा तो मैडम ऊपर से चला जाएगा, और कुछ नहीं है, नहीं वो भी ठीक है। आएगा। क्योंकि अभी कुछ ऐसे ही हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, तो इसलिए हम थोड़ा 2 दिन फालतू लग जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बेस बहुत क्लियर। दिक्कत। ठीक है जी। हाँ जी राजेश जी, आप क्या क्वेश्चन कर रहे थे, आप पूछो। राजेश गुप्ता जी, हाँ जी। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। सर देखो, ये जो कोर्स है हम सीख रहे हैं कि प्रेशर कुंडली, हम कुंडली एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। कुंडली एनालिसिस करना वो एक अलग होता है। जब हम वैदिक का कोर्स करते हैं, एक मिनट करूंगा जरा, एक सर मेरा, मैं। एक मिनट सर, जरा मेरा एक कॉल आ रहा है बीच में, एक मिनट जरा। हाँ जी सर, अब क्या पूछना है अब आपको, पूछिए, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, जनरल क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। कल हम इसमें जो है प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर परसों हमारा जो है प्रश्न कुंडली में कैसे प्रिडिक्शन करते हैं, हम कल परसों से स्टार्ट करते हैं। और इसका जो बैच, जो हमारा ग्रुप बनेगा वो परसों ही बनेगा। ठीक है जी। अब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सर इसका रिकॉर्डिंग वीडियो कौन सा ग्रुप में आएगा, कौन सा ग्रुप में? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम सेशन को एंड कर सकते हैं, क्योंकि आज का तो टॉपिक हमने कवर कर दिया है। नहीं पूछना किसी को कुछ? तो ठीक है, फिर हम कल मिलेंगे सेम टाइम पर 5:30 बजे। सभी को धन्यवाद बहुत बहुत। सर इसका रिकॉर्डिंग वीडियो हमको कहाँ मिलेगा, कौन से ग्रुप में? ओके जी, सभी को धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर, राम राम।